हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक। ये है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड, पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि नवाब का युद्ध। उससे पहले हमने बाबर के प्रथम 4 अभियान पढ़े, उसके बाद है जीवन, उसके जीवन के बारे में भी जाने और पानीपत की पहली लड़ाई भी पढ़ा। उसका जो तीसरी लड़ाई थी वो थी कन्हाव का युद्ध, जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और ये बात आप भी मानते हो और आप भी समझते हो। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सोचिएगा कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपकी भलाई के लिए है। क्यों? क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर आप एक बार जब देखोगे अच्छा लगेगा, दोबारा आप देखना चाहोगे तो शायद आपको ये न प्राप्त हो, क्योंकि नया है और रिसर्च में भी बहुत कम आता है। अगर आप तिरपान भी लिखने जाते हो वहाँ पर नेट पे, तो आपको तिरपस कर देगा, जो आपके लिए संभव नहीं रहेगा और बाद में आपको ही नुकसान होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जितना जितना पढ़ते हो कम से कम सब्सक्राइब करके रखो। आपको इसके लिए जो है तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा आगे रहता है। और साथ में तिरपान स्टडी सेंटर ये भी कहता है कि सब्सक्राइब करने में आपको इसलिए भलाई भी रहेगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे सिलेबस को कवर करता है। प्लस जो बच्चे निराश हो चुके थे, ना ही उसमें एडमिशन करवाए हैं, +1 में, +2 में एडमिशन करवाए हैं या 10th क्लास में करवाए हैं, तो उनके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत से अपॉर्चुनिटी लाया है। सारे किताबों का जो है सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके उनके 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सारे जो है सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें सोचने वाला विचार नहीं है, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर आप समझदार हो तो इशारा समझ गए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये तो आपके लिए था। आज जो हम देखते हैं कन्हाव का युद्ध। पानीपत की जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो बाबर को जो है शांति से बैठने नहीं दिया, उसको कई और भी युद्ध लड़ने पड़े। उसमें से जो था कन्हावा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत जहाँ पर उसको राज्य दिलवाया, कन्हाव के युद्ध ने उसको काफ़ी समृद्धि भी दिलाई। तो आज जो है उसके जीवन के तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। पानीपत की जो है 4 उसके अभियान तो वो भी पढ़ लिए, उसके बाद हमने पानीपत की युद्ध भी पढ़ा। अब कन्हाव का युद्ध पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये भी उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। ये जो युद्ध थी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद बाबर को भारत को एक शूरवीर नायक से लड़ाई लड़नी पड़ी। ये शूरवीर था मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो था बहुत ही प्रतापी था और बहुत ही महान भी था, और इसके युद्ध कौशल की क्षमता जो थी उस इब्राहिम लोधी से कहीं अधिक थी, जिसे इतिहास में राणा संगा के नाम से याद भी किया जाता है। लगभग सारे राजस्थान के राजपूत राजा उसे अपना नेता मानते थे। लड़ाई में वह अपनी एक आंख, एक हाथ तथा एक टांग खो चुका था और उसके शरीर पर 80 घाव के निशान थे। वह महत्वाकांक्षी शासक था। वह इस देश में हिंदू राजा का स्थापना करना चाहता, यानी हिंदू राज्य का वो स्थापना करने के इच्छुक था। वह बाबर को स्वीकार नहीं कर रहा था। दोनों स्वयं वीर सैनिक थे, दोनों के पास शक्तियाँ थी, दोनों ही भारत में अपना अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, परंतु इन दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। पानीपत के युद्ध के पश्चात दोनों एक दूसरे के निशाने पे थे। अंत दोनों एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। कहते हैं युद्ध 17 मार्च जो है 1527 ईस्वी को आरंभ हुआ। वीरता तथा शक्ति के बावजूद राणा हार गया और भारतीय इतिहास के पुष्ट पर एक बार फिर विदेशी को समर्पित हो गया। यानी भारत पे जो था चारों तरफ से दबदबा कायम हो गया। यानी बाबर ने जो था भारत में जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो भी उसने करने में सफल हो गया। अब तक कन्हाव के युद्ध के कारण क्या थे? आखिर कन्हाव के जो युद्ध हुए थे वो किस कारणों से हुए थे, क्या इसका रीज़न था? तो पहला रीज़न तो यही आ जाता है, बाबर तथा राणा संगा का संबंध। राणा संगा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए वह उसे स्वयं बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। उसका विचार था कि बाबर लोधी सुल्तान को पराजित करने के पश्चात अन्य आक्रमणकारी की तरह वापस स्वदेश लौट जाएगा तथा उसके लिए दिल्ली सल्तनत के विजय करना सरल हो जाएगा। परंतु पानीपत की लड़ाई में विजय बाबर ने भारत में ठहरने का निश्चय कर लिया और इस पर राणा सांगा को अपनी सपनों के महल चकनाचूर होते हुए दिखाई देने लग गया। वो बाबर का शत्रु बन गया तथा उसे भारत से खदेड़ने के लिए अवसर की तलाश करने लग गया। बाबर की भारत विजय की इच्छा।
तो भारत जो है बाबर, आपको पता है कि बाबर जब यहाँ पर पानीपत में युद्ध में हरा दिया और जब उसने देखा, दिल्ली सल्तनत देखा, तो उसकी जो है आँख चकाचौंध रह गई और वो भारत में ही रह गया। लेकिन बाबर की इच्छाएं यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। बाबर की भारत विजय की और भी इच्छा जागृत हुई। भारत में अनेकों छोटे छोटे राज्य बाबर के अधीन आ चुके थे धीरे धीरे। अब वह समस्त भारत की विजय करने की इच्छुक था, परंतु राजपूतों के मार्ग से हटाए बिना वह समस्त भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था। राजपूतों से किसी प्रकार की संधि भी असंभव थी। ऐसी स्थिति में बाबर का राजपूतों के साथ युद्ध होना अनिवार्य था। उसके बाद था आपका राणा संगा द्वारा समझौता की अवहेलना, डिसएडवांटेज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द राणा संगा। भारत पर आक्रमण से पूर्व राणा ने बाबर को साथ साथ एक समझौता भी किया था। इसके अनुसार विदेशी मुगलों तथा भारतीय राजपूतों से एक होकर दिल्ली के लोधी जो है सम्राट पर आक्रमण करना, बाबर ने इब्राहिम लोधी पर उत्तर पश्चिमी की ओर आक्रमण करना था और राणा संगा ने जो आगरा की ओर धावा बोलना था। परंतु इस समझौते का कार्य रूप न दिया गया और दोनों ने एक दूसरे पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप दोनों में शत्रु बढ़ता चला गया और दोनों युद्ध की ओर मुख हो गए। उसके बाद था राणा का बयान पर आक्रमण, राणा इज इवेंट टू द बयान। राणा संगा ने बयान के शासक निज़ाम खां पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह बाबर से जा मिला था। इस पर बाबर क्रोधित हो गया और उसने निज़ाम खां को सैनिक सहायता प्रदान भी की। फिर भी राणा बयान पर अधिकार करने में सफल हुआ। इस विजय के पश्चात वह बाबर से लोहा लेने की तैयारी में जुट गया। तो यही जो कारण थे जिसकी वजह से जो है बाबर और जो है राणा सांगा में युद्ध होने का कारण बना। तत्कालीन कारण जो था, जो तुरंत कारण ये बना इमीडिएटली केसेस, इस युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि पश्चिमी अफगानों का शासन हसन खां मुवाती अपनी विशाल सेना लेकर राणा से आ मिला। वह बाबर से अपने पुत्र का बदला लेना चाहता था, जैसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में बंदी बना लिया था। जब बाबर को इस संधि का पता चला तो उसने एक विशाल सेना लेकर राणा तथा हसन खां की सेनाओं का सामना करने के लिए कन्हाब के रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गया। उसके बाद था युद्ध की घटनाएं। कनाब की युद्ध घटना के विस्तार पर वर्णन कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये जो युद्ध थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बाबर की शक्ति और बढ़ गई और बाबर की शक्ति बढ़ी। तो युद्ध की घटनाएं क्या कारण थी? युद्ध से पूर्व की घटनाएं बहुत से ऐसे थे जो कि युद्ध का कारण बना। इवेंट बिफोर द स्टेट ऑफ द बैटल। राणा संगा एक वीर तथा कुशल सेनानायक था। उसके अतिरिक्त सुल्तान महमूद लोधी तथा हसन खां भी उससे आ मिले थे। इस प्रकार उसे सैनिकों की संख्या बाबर के सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक हो गई। अभी तक बाबर ने मंगोल के अफगानों से ही युद्ध किया था, परंतु अब उसे उन राजपूत वीरों का सामना करना था जो जान से भी अधिक सम्मान के स्थान देते थे। मुगल सैनिकों ने जब राजपूत की वीरता की चर्चा सुने तो वे भी मनोबल तथा धैर्य खो बैठे। उन्हें दिनों काबुल के एक ज्योतिष मोहम्मद फरीक भारत आया। उसने यह भविष्यवाणी की कि राणा संगा के विरुद्ध युद्ध में बाबर की पराजय होगी। इसे मुगल सैनिक और भी हतोत्साहित हो गए। ठीक इसी अवसर पर शिकारी नाम का स्थान पर राजपूतों ने मुसलमानों को हरा दिया। मुगल सैनिकों का अविश्वास हो गया कि मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होकर हो रहेगी, परंतु बाबर हतोत्साहित न हुआ। उसने अपने सैनिकों को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने निरुत्साहित सैनिकों के मनोबल को उभारने के लिए अनेकों सामान्य एवं उत्साहवर्धक व्यक्त किया। बाबर ने कहा अपने शब्दों में कि सरदारों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है विनाश लीला है, ठीक है, यानी सबको विनाश होना है। हम आपको यह दिन संसार के कुछ कर जाना है, यानी सभी ने इस धरती से कुछ करना एक दिन है ही है। केवल परमात्मा ही अमर है एवं परिवर्तनशील है। जो कोई भी इस जीवन का उत्साह मानने के लिए आता है वह उस शब्द की समाप्ति से पूर्व ही मृत्यु का प्याला पीता है। उस परमात्मा से हमारे ऊपर दया दृष्टि रखी है और अब उसने हमें एक ऐसी संकटकालीन स्थिति में डाल दिया है कि यदि हम रणभूमि में काम आते हैं तो शहीदों में गिने जाएंगे और यदि हम बच जाते हैं तो विजेता तथा ईश्वर का बदला लेने वाले कहलाएंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर कुरान शरीफ को सौगंध खाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम में से कोई भी इस युद्ध से मुख मोड़ने का विचार तक भी अपने मन में नहीं लाएगा और जब तक आत्मा शरीर से पृथक नहीं हो जाती है तब तक हम संहारक युद्ध की पीठ नहीं फेरेंगे। और इस वचन सुन के सारे जो सैनिक में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। उसकी प्रार्थना का सैनिकों जो है पूरा प्रभाव पड़ा और वह युद्ध में मर मिटने को तैयार हो गए। बाबर ने स्वयं शराब को कभी न छूने की सौगंध भी खाई। उसने शराब के सभी पात्र तुड़वा दिए
और साथ ही उसने मुसलमानों से तमंगा नामक कर लेनी भी बंद कर दी। इस प्रकार बाबर ने इस युद्ध को जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नाम दे दिया, परंतु यह धर्म युद्ध नहीं था। इसमें मोहम्मद लोधी और हसन खान मुतवाली राजपूत की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़े गए। सेनाओं की स्थितियाँ यानी पोजीशन ऑफ द रिवॉल्व आर्मीज। इस युद्ध में भी बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना तथा संगठन पानीपत की लड़ाई की भांति ही कर रखा था। सबसे आगे बैलगाड़ी थी। इस बैलगाड़ी के छह और साथ के साथ मिलकर लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। उसके पीछे बंदूकधारी छिपे हुए थे। इसके पीछे अनुभवी तुर्की तोपचैया उत्साह अली खां तोपखाना था और मध्य में बाबर, दाईं ओर हुमायूं तथा बाईं ओर हमम ख्वाजा सेना के नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल पीछे बाईं दाईं और तुगलकामा टुकड़ियाँ खड़ी की गई थी। बाबर के अनुसार राणा संगा की सेना लगभग 2 लाख थी, परंतु वास्तविक योद्धा शक्ति 80,000 से अधिक न थी। इसमें राजपूत, महमूद लोधी और हसन खां मेवाती की सेनाएं शामिल थी। कहा जाता है कि केवल भिलस के सरदार ही इस युद्ध में 30,000 घुड़सवार सेना सहित शामिल हुए थे। उसके बाद था युद्ध की आरंभ। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध का आरंभ राजपूतों ने किया था। उन्होंने 17 मार्च 1527 ईस्वी को 9 बजे बाबर के दाहिनी तुलगामा दल पर आक्रमण कर दिया था। राजपूतों का यह आक्रमण इतना जोरदार था कि तीव्र तथा की दाहिनी जो सिपाही जो दल थे वो छीन भिन्न होने लग गए। परंतु बाबर ने तुलगामा दल का साहस बढ़ाने के लिए सैनिक सहित एक सरदार को भेजा। इसे तुरंत संभाल ली गई और इधर मुगलों ने राजपूतों के बाईं पक्ष पर आक्रमण किया। वे उनकी सैनिक जो टुकड़ियों से खलबली उत्पन्न करते हुए भीतर घुस गए, परंतु फिर भी राजपूतों का मुगलों पर दबाव बना ही रहा। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजपूत विजय होकर रहेंगे, परंतु साद अली अता जो मुस्तफ़ा के तोपखाने गोले ने उनसे भागदौड़ मचा दी। तोपे के बाढ़ से बचने के लिए राजपूत सैनिक सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए। राणा संगा भी घायल हो गया और उसके स्वामी भक्त सैनिक उसे सुरक्षा स्थान पर ले गए। हसन खान मोतीवाली युद्ध में मारा गया और हसन सिंह का हल्कित सरदार युद्ध के मध्य ही राणा संगा का साथ छोड़कर बाबर से आ मिला। इस प्रकार इस युद्ध में बाबर विजय रहा। देखिए, ये युद्ध जो थी कहीं हद तक जो था उसके तोपखानों का ही सबसे अधिक महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि पहले युद्ध में जो पानीपत का युद्ध था उसमें तब तोपखाने ने ही उसको विजय कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसमें भी तोपखानों ने ही उसको, क्योंकि ये आधुनिक टेक्निक थी। आधुनिक टेक्निक के जगह जो है तलवार और जो है भाले कहाँ पर काम कर पाएंगे, तो ये आधुनिक जो है उसके लड़ने का जो पद्धति थी वो उसको विजय होने में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा किया। अब देखिए, ये जो युद्ध हुआ, आखिर ये युद्ध जो है कनाका युद्ध की जो ऐतिहासिक महत्व है, आखिर इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंट ऑफ द बैटल ऑफ खैनावाला। कहते हैं खैनावाला का युद्ध एशिया की 2 पीढ़ जातियों के मध्य एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व प्राप्त है। इसका महत्व पानीपत की लड़ाई से भी किसी भी प्रकार से कम नहीं था। ठीक है, इस युद्ध के कारण क्या हुआ, पानीपत की लड़ाई के बराबर को दिल्ली का सम्राट बनना था, परंतु अभी उसे भारत के राजपूत जैसे वीर जातियों से लोहा लेना भी था। बाबर ने कन्नाव के युद्ध में राजपूतों को परास्त करके भारत में मुगल राज्य की जड़ें मजबूत जरूर कर दिया था। इस लड़ाई ने राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति का अंत भी कर दिया। राणा सांगा तथा उसके सहयोगियों की पराजय ने राजपूत की राजनीतिक इच्छाओं पर पानी फेर दिया। अब उन्होंने मुगलों द्वारा विजय प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का सपना लेना छोड़ दिया था और इस विजय के बाबर के लिए भारत में स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना करना सरल हो गया। उसके लिए अब स्थान भटकने का जीवन समाप्त हो गया था और इस युद्ध के पश्चात से सभी युद्ध अपने राज्य के विस्तार के लिए ही लड़े। तो ये बात भी कहते हैं कि भाई इसने काफ़ी जो है जंगलों में भटका और उसके बाद जो है इसको राज्य का सुख जो है मिला और ये सुख जो है भारत में आके ही उसको मिला, क्योंकि जब वहाँ पर था वो अपने देश में था, वहाँ पर तो वो लड़ाई करता था, फिर राजा उसको हरा के फिर कब्जा कर लेता और उसको जो है आधे मास जो होते थे हमेशा जंगलों में ही व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन जैसे उसने भारत पर विजय किया उसके बाद जो है अस्थायी रूप से वो यहाँ का शासक बन गया। इस युद्ध के पश्चात बाबर की गतिविधियों और शक्तियों का केंद्र काबुल के स्थान पर भारत बन गया। पहले वह काबुल का शासक था, लेकिन कन्हाव की विजय के पश्चात वह भारत का सम्राट बन बैठा। उसने अपने जीवन के शेष दिन यहीं व्यतीत किए।
सच तो यह है कि कैनाब के ऐतिहासिक युद्ध ने बाबर के लिए भारत विजय के द्वार खोल दिए। अब वह निर्विरोध भारत में साम्राज्य स्थापित कर सकता था। उसकी शक्ति और शौर्य का यश दूर दूर तक फैल गया और अनेकों भारतीय जातियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। युद्ध से स्पष्ट कर दिया कि भारत की दास्तां के दिन समाप्त नहीं, अतुल आरंभ हुए हैं। इसमें डॉक्टर अफजुल हसन ने एक बात क्लियर कहा था और साफ शब्दों में कहा था, कैनाब में बाबर की सफलता ने न उसे केवल इब्राहिम के सिंहासन में बैठाया, अतुलित हिंदुस्तान में उसकी प्रमुखता भी स्थापित किया। कहते हैं पानीपत की लड़ाई तो सिर्फ स्टार्ट थी, लेकिन कैनाब के जो युद्ध था उसमें उसको पूरा ही भारत पे सम्राट बनने के लिए अग्रसर कर दिया और उसको यहाँ के जो वैभव था देख के वो कभी भी काबुल वापस लौटा नहीं। सदैव के लिए वो भारत का निवासी बन गया। हिंदुस्तान में उसने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के विचार शुरू कर दिया। उसके बाद था कैनाब के युद्ध में राजपूतों के पराजय के कारण। देखिए, कैनाब के युद्ध में राजपूतों का पराजय कारण तो सबसे पहला तो यही था कि उनका जो था टेक्निक युद्ध लड़ने की वो पुरातन थी, लेकिन जहाँ पर बाबर जो है नए आधुनिक हथियारों के साथ वो युद्ध में गया था। तो कहते हैं ना, जहाँ पर आप तलवार चलाओगे वहाँ पर आपका जो है तोप एक ही बार में जो है लाखों सेनाओं को तहस नहस कर सकता है। तो कैनाब के युद्ध में राजपूतों के पराजय के अनेक कारण थे। उनमें से एक कुछ बात के लिए तो वे स्वयं ही उत्तरदायी थे, परंतु कुछ ऐसी बात थी जो उनके वश से बाहर थी। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि राजपूतों को अपनी त्रुटियों और बाबर की चतुराई और गुणों के कारण राजपूत पराजित हुए। उनकी अपनी सेना मनोबल भी थी और उनमें दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। तो ये बात तो कोई भी युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पॉजिटिव बात लेकर चल रहे हो तो नेगेटिव बात भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव को आप इग्नोर करोगे तो शायद वो नेगेटिव आपको तहस नहस भी कर सकता है। वो अपने गुणों पर तो गर्व करता ही था, परंतु उसे प्रतिद्वंदी के गुणों से ही परिचित थे। वे समय की गति को से बहुत पीछे थे। वे तोप के युद्ध में भी तलवारों के सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो वही बात आ गई ना कि तोप के युद्ध में आप तलवार से युद्ध करोगे तो कहाँ से विजय प्राप्त करोगे। दूसरी ओर बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जो न जाने जीवन में कितनी बार वीर जातियों से पराजित हो चुका था। इस पराजय के कारण उसे दूसरे के गुणों के ग्रहण करने तथा अपने अवगुणों को दूर करने का अवसर मिल गया। तो बात तो सही है कि जो व्यक्ति अपने अवगुणों को देखेगा वही अपने गुणों का उजागर भी कर पाएगा। तो बाबर ने ऐसा ही किया, क्योंकि बाबर जो है बहुत जो है शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध किया और उसको हर तरह के अनुभव हुआ। और वो यहाँ के जो राजा थे भारत के, वो इतने भी काफ़ी विकसित नहीं थे, ना उनके पास आधुनिकता थी, तो इनको हराना तो संभव था ही था। आज आधुनिकता जो है हर जगह करने की सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है पुराने ख्यालों के हैं और पुराने बातों पे ही जीना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा जब तक, अगर हम देखिए आधुनिक युग में है, सारा संसार आधुनिक युग की गुणगान गा रहा है और हर जगह नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम भी टेक्नोलॉजी के नहीं लेंगे, उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसे सभ्यता के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे और हम पे कोई भी देश जो है आसानी से अटैक कर सकता है और हमें फिर से गुलाम बना सकता है। तो आप भी ऐसे कोई भी घटना मत उभारिए जिससे हमारा जो है देश बर्बाद होने के कगार पे आ जाए, ठीक है। नहीं तो हम भी जो है आधुनिकता अगर नहीं जाएंगे आगे, तो हमें बाबर जैसे सैनिक जो हैं फिर से दोबारा भारत में आएंगे और हमें भी लड़ा जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भाईचारे से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें साथ मिल के विचार विमर्श करना चाहिए। सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसको सभी मिल के, सभी शांतिमय ढंग से उसका समाधान करने के विचार करना चाहिए, ना कि हिंसा का सहारा लेना चाहिए। हिंसा दोस्तों कभी भी किसी भी देश के लिए प्रगति का चिन्ह नहीं हो सकता है, सिर्फ ये बर्बादी का ही चिन्ह होता है, हमारे अपनों को ही मारने का चिन्ह होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि आधुनिक अगर पूरा विश्व है तो हमें भी आधुनिक बनना ही पड़ेगा। अगर हम आधुनिक नहीं बन पाएंगे तो हम पे कोई भी देश जो है बहुत आसानी से हमें हरा सकता है और हमारा जो है गौरव को चकनाचूर कर सकता है। तो ये बात तो सभी जातियों के लिए हर सदैव ही मान्य रहती है कि आधुनिकता जो है, आधुनिक हथियार भी बहुत मायने। कहते हैं ना, संसार जैसा बदल रहा है हमें भी उसी तरह से बदलना चाहिए। अगर हम ना बदल पाएँ तो हमारा जीवन का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। ये मेडलेफ ने भी ये रूल कहा था कि जो सभ्यता है उसको समय के समय पे बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि उसने कहा, बताया भी था मेडलेफ का जो है रूल्स में कि प्रकृति जो है स्वयं चुनती है सभी सभ्यता को कि कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिंदा प्रकृति में वही बना रह सकता है जो समय के साथ अपने आप को ढाल ले। चलिए, ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी,
ठीक है। आगे जो था इस पराजय के कारण उस दूसरे गुणों के ग्रहण करने तथा अवगुणों को दूर करने का अवसर भी था। इसलिए कहते हैं ना कि अपने भी अवगुण को देखना एक सच्चा वीर का कर्तव्य होता है। राजपूत यह समझते थे कि जो कुछ वे सोचते थे उसके आगे कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर बाबर वीरता की कोई सीमा नहीं था मानता था। वह समझता था कि नवीन अनुभवों से वीरता में वृद्धि होती है। तो उसका विचार जो था कहीं हद तक सही भी था। इस परिस्थिति में बाबर की विजय और राजपूतों की पराजय निश्चित थी। उसके पश्चात था राजपूतों की बेमेल सेना, यानी हेटेरोजेनस आर्मी ऑफ द राजपूतों की जो सेना बेमेल थी, उसमें जहां अनेकों राजपूत सरदारों की सैनिक टुकड़ियां थी, वह मैसूद लोधी तथा हसन खान मेवाती दस्ते भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे राजपूत ने भी भाग लिया था जो किसी सरदार की सेना के अधीन नहीं थे। इस तरह यह एक ऐसी सेना थी जिसके आपस में कोई तालमेल नहीं थी। तो ये युद्ध ये भी इसी कारण से भी पराजय होने का निश्चित बना, क्योंकि इसमें कई जाति की सेना थी और सबका प्रशिक्षण जो था अलग अलग ढंग से हुआ था। अब देखिए, दो विचारधारा के व्यक्ति रहेगा, दो जगह से प्रशिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति आएगा, तो वो अपना तकनीक बताएगा, वो अपना तकनीक बताएगा। अब इससे क्या होगा कि इसमें असमंजस हमेशा लगी रहेगी और यही कारण जो होता है किसी भी युद्ध को हारने का सबसे बड़ा वजह बनता है। क्योंकि आपने सेना तो इकट्ठा कर लिया लाखों में, लेकिन उनका अनुभव और उनका जो लड़ने का युद्ध तरीका है वो दोनों भिन्न है, और जब दोनों भिन्न होगा तो आप उसको जीत नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सभी जो अगर सैनिक है तो उनको प्रशिक्षण जो होना चाहिए एक जैसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, वो तालमेल सही बैठा पाते हैं और कोई भी युद्ध को विजय आसानी से कर पाते हैं। इस तरह एक ऐसी सेना जिसके आसपास कोई तालमेल नहीं था, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे आपस में मिलकर। परिणाम स्वरूप जब बाबर का पलड़ा भारी हुआ तो अनेकों राजपूत सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। जब सेना का अधिकतम भाग युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए तो वीरों की तलवार काम नहीं आती। अंत राजपूत को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राणा संगा द्वारा समय का विनाश। राणा संगा ने जो भी वेस्टेड ऑफ टाइम ऑफ राणा संगा ने उचित समय पर बाबर की सेना पर आक्रमण न किया। कन्हाव का युद्ध आरंभ होने से कुछ समय पहले बाबर की सेना हतोत्साहित हो चुकी थी। ठीक है, तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। बाबर के सैनिकों को विश्वास हो चुका था कि वह वीर राजपूत के हाथ से पराजित हो जाएंगे। यदि राणा संगा ने ऐसी परिस्थिति में बाबर पर आक्रमण कर दिया होता तो अवश्य ही वो विजय होता। युद्ध में जीतने के लिए मनोबल चाहिए और युद्ध बाबर के सैनिक मनोबल खो चुके थे, इसलिए तब उनके जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो गलती पे गलती करते और यही जो है राणा संगा नहीं समझ पाया और उसके इसी वजह से हार होने का कारण बना। राणा संगा ने समय पर प्रहार न किया और परिणाम स्वरूप कन्हाव के युद्ध में राजपूतों के पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद था राणा संगा में दूरदर्शिता का अभाव, लक ऑफ इन द राणा संगा। राणा संगा एक महान योद्धा तो था ही था और वह किसी शत्रु से अजय नहीं मानता था। ठीक है, परंतु वह कुछ विशेष बातों में मात खा गया था। उसके पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ देना चाहता था, परंतु उसने यह अवसर खो दिया था। यदि उसने इब्राहिम लोधी के साथ सहानुभूति भी दिखाई होती तो वह कन्हाव के युद्ध में अनेकों भारतीय राजा उसकी ओर से लड़ते, परंतु ऐसा न करने पर महमूद लोधी तथा हसन खान मेवाती की अतिरिक्त अन्य किसी भी राजा ने उसका साथ न दिया। ऐसी अवस्था में राजपूत का पराजय स्वाभाविक ही था। उसके बाद था राजपूतों की संख्या में अधिक होना। राजपूतों की संख्या में अधिक होना भी उनकी पराजय का कारण बना। इतनी अधिक सेना का नियंत्रण करना आसान काम नहीं था। बाबर के अनुसार कन्हाव के मैदान में 2 लाख राजपूत सैनिक उपस्थित थे। उनका रण क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से खड़ा भी नहीं किया जग गया। वो भीड़ के समान आगे बढ़े और जब तोप चलने लगी तो चारों ओर भाग खड़े हुए। ऐसी अवस्था में राजपूत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये तो बात सही है कि अगर भीड़ अधिक होगी, अगर उनको सिस्टमेटिक आप नहीं कीजिएगा तो वो जो होता है अपने ही पराजय का कारण भी बनता है। बाबर की योग्यता भी थी इसमें, यानी बाबर इज कैपेबिलिटी। बाबर एक बहुत ही अनुभवी तथा योग्य सेनानायक था। वो युद्ध की नवीनतम विधियों से भली भांति परिचित था। ये सभी विधियां उसने अपनी अफगान शत्रु से सीखी थी। इसके विपरीत राणा संगा ने युद्ध में पुरातन युद्ध प्रणाली का सहारा लिया। वह बाबर के समान वीर तो था, परंतु नवीन युद्ध नीतियों से परिचित नहीं था। फलस्वरूप वह पराजित हुआ। तो कहीं कहते हैं ना कि नवीन अगर संसार नवीन युद्धों का करता है, अनुसरण करता है, तो हमें भी जो है नवीन युद्ध का अनुसरण करना चाहिए। न्यू जो है जनरेशन, न्यू सोच, नए विचार भी रखने भी आवश्यक है। क्योंकि पुरातन चीज़ों को लेके चलना वही हो जाता है कि जो बंदरिया होती है अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेके बैठी रहती है। तो वही हो जाएगा कि पुरातन चीज़ों को हम लेके रख बैठे हुए हैं और हम पे कोई भी अटैक आसानी से कर जाएगा। उसके पश्चात बाबर द्वारा विलासिता का त्याग।
बाबर ने युद्ध के समय अपनी सेना की विलासिता से दूर रहने की प्रेरणा दिया। उसके लिए उसे स्वयं भी मद्यपान करना छोड़ दिया था। मद्यपान करना छोड़ने से सभी सैनिक में एक नया जोश आ गया। इस बात की उसकी सेना बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मुगल सैनिक अपने आदर्श नायक के लिए मर मिटने को भी तैयार हो गए। उसके बाद अब मुगल सैनिकों की धार्मिक भावना। बाबर ने अपने सैनिकों को हतोत्साहित देखकर उसने धार्मिक उत्साह उत्पन्न किया। उसने उन्हें कहा कि राणा संगा के विरुद्ध युद्ध करके वे धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार जो है लड़ाई को धार्मिक रूप प्रदान करके बाबर ने अपनी विजय का मार्ग जो है प्रशस्त कर लिया। और बाबर का तोपखाना बाबर का तोपखाना जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस युद्ध में रोल निभाया। बाबर के पास एक भारी तोपखाना था। उसका संचालन अनुभवी तोपची उस्ताद अली के हाथों में था। अंत मृत्यु से भी भयभीत न होने वाली राजपूतों के लिए बाबर का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ और इसका अधिक देर तक सामना न कर सके और उनका साहस टूट गया। तोपखाने के अतिरिक्त बाबर के पास युद्ध की सर्वोत्तम सामग्री थी। उसके घुड़सवार राजपूत घुड़सवारों के तीव्र एवं चुस्त थे। इसकी विपरीत राजपूतों के पास जो अस्त्र की कमी भी थी। यह बात भी उसके पराजय का कारण बना। उसके बाद था इलामीत सरदार का विश्वासघात। राजपूतों का पराजय का एक और कारण था कि वो ठीक युद्ध के माध्यम में रायसीन एवं सहमदी सरदार राणा संगा का साथ छोड़कर बाबर से जा मिले। तो इस वजह से जो था उसको असफलता का मुंह देखना पड़ा। बाबर ने अपने ही क्षेत्र में अपने ही घर में उसने 4 युद्ध लड़ा था। 4 युद्ध लड़ने के बाद जब वो भारत पे अग्रसर हुआ तो उसने पानीपत का जो है पहली युद्ध लड़ी। पानीपत के युद्ध में जब उसने विजय हुआ तो जो उसके बाद है राणा संगा ने इसको पहले तो राणा संगा ने इसको यहाँ पर आमंत्रण किया था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि वो यहाँ पर युद्ध लड़ के कुछ धन दौलत लेके वो अपना जो है अपना देश लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर को जो यहाँ के जो है रहन सहन और यहाँ के जो है सुख सुविधाओं ने भाग गया और उसने काफ़ी समय तक जंगलों में ही व्यतीत किया था। इसलिए ये जो है वैभव देख के वो सदैव के लिए जो है जो अपना दिल्ली में अपना जो है राज्य महल का स्थापित कर लिया। इसमें जो है राणा संगा बहुत ही क्रोधित हुआ और राणा संगा ने जो है केनाब का जो युद्ध था उसको लड़ा, जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये युद्ध तो तीसरी थी। उसका चौथी युद्ध जो थी चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध जो था केनाब के युद्ध के में बाबर राजपूत शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था बिल्कुल ही। परंतु इसी बीच राणा संगा का साथी तथा चंदेरी का शासक मेदिनी राव 5000 राजपूतों की एक सेना संगठित करके बाबर का विरोध करने के लिए तैयार हो गया। बाबर ने उसे शामसवाद की जागीर लेकर चंदेरी के दुर्ग खाली कर देने के लिए कहा, परंतु वह चाहता था कि यदि बाबर चंदेरी के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप न करे तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। मेदिनी राव की शक्ति को कुचलने बिना बाबर चैन से नहीं बैठ सकता था। अंत 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा कर दी और चंदेरी की पर्वतीय दुर्ग की ओर घेर लिया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, परंतु मुगल सैनिकों के सामने उनकी वीरता मंद पड़ गई और सभी राजपूत अंतिम सांस तक मुगल सेना से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुए। इस प्रकार बाबर के चंदेरी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। जब चौथी लड़ाई हो गई तब इसको जो है अंतिम जो है लाइफ में जीवन में लड़ा वो घंघाड़ा की लड़ाई थी, जो कि उसमें महत्वपूर्ण होती है। सुल्तान इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी अफगानों को बाबर के विरुद्ध संगठित कर रहा था। उसे बिहार में स्वतंत्र राज्य की घोषणा भी कर दी थी। राजपूतों से निपट लेने के पश्चात बाबर महमूद लोधी का दमन करने के लिए निकला, परंतु जब महमूद लोधी को पता चला कि बाबर स्वयं उसके विरुद्ध आ रहा है तो वो बिहार से भाग गया। उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह के यहाँ आश्रय लिया। बाबर ने नुसरत शाह की संदेश भेजा कि इस महमूद लोधी को उसके हवाले कर दे, परंतु वह नहीं माना। इस पर बाबर ने उसको विरोध युद्ध की घोषणा कर दी और कहते हैं 6 मई जो है 1529 ईस्वी को दोनों में घगड़ा के स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तक तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर और चंदेरी तक विस्तृत हो गया। इस तरह जो है बाबर जो है सदैव के लिए जो है अपना शासन स्थापित कर लिया और इस तरह जो है उसके 200 साल तक उसके जो है उत्तराधिकारियों ने जो है भारत पर राज्य किया और भारत का शासक बना। तो ये युद्ध जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसने जो है मुग़ल साम्राज्य का नींव रखा, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। इसी के साथ जो दोस्तों हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बाबर के जीवन के साथ साथ बाबर के उपलब्धियों के भी हमने सारे चर्चा किया है और उसके जो है दुखों का भी चर्चा किया है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी तो जो है इसकी
इसके दौरान जो लिखी गई लेख वो भी है, इसका चरित्र भी है, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट रहती नहीं है। ठीक है, इसी के साथ जो है टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया है इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो आपके मोबाइल पर जो है रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर इसको दबाइए, क्योंकि जो बच्चे नए नए इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनको दोबारा चैनल नहीं मिलता है। तो अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। सोचिए मत, विचार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास 9, 10th, 11th, 12th CBSE को चैप्टरों को कवर कर रहा है। साथ में आपका जो है जो बच्चे निराश हो चुके हैं, जो NIOS में एडमिशन कराए हैं और जो +2 कर रहे हैं, 10th और +2 कर रहे हैं NIOS से, उनके लिए भी बहुत कुछ त्रिपाण स्टडी सेंटर में है। साथ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर से लेकर जो है 6 सेमेस्टर तक, उनको सारे जो है सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कई सालों तक आप जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े ही रहोगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाना इसको, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं चाहता हूँ, कहते हैं ना, हमारा अपना ही फ़ायदा ना देख के हमें हर एक विद्यार्थी के देखना होता है और उनके जो है विचारों से अवगत होना होता है। तो इसीलिए जो है आप अपना जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। ओके दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप ऐसा कीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखना, बाय।